ओके, तो चलिए अभी जो भी बच्चे देख पा रहे हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो बच्चे जिनको इशू आ रहा है, आई थिंक आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। आज हमारा जो रिसर्च है उसका थर्ड लेक्चर है। परसों आपने मेरे साथ इसकी रिसर्च क्या है, एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। कल आपने स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ा, कुछ बेसिक्स और पढ़े एजुकेशनल रिसर्च के। आज साथ में आपने पढ़ा फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड क्या होती है, एक्शन रिसर्च क्या होती है। साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया कि रिसर्च डिजाइन, आपको कल हमने यही बताया था ना कि 3 की छत्र छाया होती है 3 तरह की रिसर्चेस के अंदर, राइट। एक होती है जो आपने कल कर ली ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जिसको कि हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। उसके बाद जो आता है टाइप, उसे कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, और उसके बाद कहते हैं एक्शन रिसर्च। ये होता है टाइप्स ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू पर्पस। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेटा 2 प्रकार की होती है, मिक्स वाला छोड़ दो आप। डेटा जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, वो भी आपको कल हमने समझाया था, और क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रिसर्च डिजाइन के टाइप पे 3 मेन रिसर्च डिजाइन होते हैं। एक होता है हिस्टोरिकल, उसके अपने टाइप्स हैं जो कि मैं आज आपको करवाऊंगी। साथ में होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और एक होता है एक्सपेरिमेंटल। ओके, तो इन तीनों को आपको समझना है। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी जो भी होता है वो साइंटिफिक मेथड होता है, उनको भी आप साइड पे रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिसर्च डिजाइन, जैसे मैंने आपको बोला 3 मेन प्रकार के होते हैं, जिसको कहा जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिसर्च डिजाइन है वो होता क्या है। देखिए, whenever you talk about research design, डिजाइन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ड्रेस है, आपके पास कोई कुर्ता है, उसके ऊपर फूल पत्ते जो भी बने हुए हैं ना, जो भी प्रिंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजाइन। यानी आपके पास एक क्या है, स्ट्रक्चर है। वो आप कपड़े का स्ट्रक्चर देख लो, कोई ड्रेस का स्ट्रक्चर देख सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई गेम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब आप डिजाइन के बारे में बात करते हो, डिजाइन का मतलब उस पर्टिकुलर चीज के अंदर क्या कुछ है और किस तरह है। यानी रिसर्च डिजाइन का मतलब जो आपकी रिसर्च होगी उसके डिजाइन के अंदर क्या कुछ बना हुआ है, उसके अंदर क्या कुछ बना हुआ है। एब्सोल्युटली। तो इसके अंदर आप बताते हो कि कौन सा रिसर्च मेथड आप इस्तेमाल करोगे। अब बोलोगे रिसर्च मेथड क्या है, तो ये टाइप्स होते हैं, ठीक है। जब मैं आपको हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल पढ़ाऊंगी तो इसके टाइप्स होते हैं। वो हो गया रिसर्च मेथड। उसके बाद आप ये इसके अंदर लिखते हैं कि किस तरह से आपका सैंपल कौन सा होगा, आपकी पॉपुलेशन कौन सी होगी, आपकी सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी होती है, किस प्रकार से, यानी कि आपके डेटा कलेक्शन टूल्स जो होते हैं, आप क्वेश्चनर्स कौन से इस्तेमाल करोगे, डेटा कलेक्शन क्वेश्चनर्स इस्तेमाल करोगे, ठीक है। कितना समय आपको लग सकता है, किस तरह आप डेटा का एनालिसिस करोगे। तो डेटा एनालिसिस का ब्लूप्रिंट, आपको ये नहीं करना कि डेटा एनालिसिस इसी में कर देना है, किस तरह डेटा एनालिसिस करोगे और कौन से टूल्स आप इस्तेमाल करोगे। हो सकता है आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स भी इस्तेमाल करो, है ना, पूरी की पूरी रिसर्च करने के लिए। तो रिसर्च डिजाइन का मतलब रिसर्च मेथड कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो, उसके बाद सैम्पलिंग की टेक्निक क्या होती है, सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन, एलिमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन मतलब टूल्स या क्वेश्चनर्स जो होते हैं, ठीक है। रेटिंग स्केल भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर कोई रेटिंग स्केल है तो अगर आप वो यूज कर रहे हो डेटा कलेक्शन के लिए वो, तो यहाँ पे रिसर्च डिजाइन के अंदर ये 4-5 चीजें आती है। ओके, अच्छा मेरी बात सुनो, जिनको प्रॉब्लम आ रही है ना उनको छोड़ दो, जिनको सुना, जो सुन पा रहे हैं वो क्लास को देखो। ये ना हो कि बाकियों को बताते बताते तुमको जो मैं पढ़ा रही हूं वो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाए। जिनको क्लास दिख रही है वो प्लीज क्लास देखें, जिनको इश्यू आ रहा है वो क्लास को बाद में देखेंगे तो उनको दिख जाएगा। फोकस करिए क्लास में, मदद करते रह जाएंगे फिर दिमाग से ऊपर निकल जाएगा। एक मिनट कमेंट नीचे करना जरा, देखें इनको आ रहा है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो इसी प्रकार से 3, अब छोड़ दो उनको, वो अपने आप देख लेंगे, अभी आप क्लास में फोकस करो। तो जो रिसर्च डिजाइन होते हैं वो मेनली कौन से प्रकार के हुए, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल, ठीक है।
आज जो हम करेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च। तो रिसर्च जब आप करते हो तो उसके अंदर जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी आती हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कौन किस किस स्टेप से आप करते हो? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, एक बार हम अगर रिकैप ले लें, क्या आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सारा का सारा आप चेक करते हो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि रिव्यू करते हो जो प्रीवियसली लिटरेचर है। उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हो कि आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी। फॉर एग्जांपल आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप लिखेंगे आपके हाइपोथेसिस क्या है, और उसके बाद आप रिसर्च डिजाइन बना देते हो। रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, और फिर आप डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हो और फिर आप उसको समराइज करते हो। ठीक है, समराइज लास्ट के अंदर। तो ये आपका एक तरह से रिवीजन हो गया। तो अब जैसे मैंने आपको बताया रिसर्च डिजाइन आपने करना है हिस्टोरिकल, ये मेन टाइप्स है। हिस्टोरिकल जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब है आप स्टडी कर रहे हैं व्हाट वाज, यानी आप स्टडी कर रहे हो पास्ट। जब आप डिस्क्रिप्टिव की बात करते हो तो मतलब आप स्टडी कर रहे हो व्हाट इज, या फिर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, या प्रेजेंट चीज को आप स्टडी कर रहे हो। यहां पे जो चीज एग्जिस्टेड, पुराना एग्जिस्ट करती थी, उसको आप स्टडी करते हो। जब एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि क्या होगा, हम एज्यूम कर सकते हैं, बट एक्चुअली में जब आप करते हो फिर ही आपको पता चलता है क्या होगा। तो जो एक्सपेरिमेंटल है वो फ्यूचर रिलेटेड होती है। ठीक है, हम इसके अंदर ये देखते हैं व्हाट विल बी, या फिर व्हाट विल हैपन, या फिर व्हाट विल एग्जिस्ट, आगे क्या होगा। तो ये तीन जो रिसर्च डिजाइन है इसका मैंने आपको क्या दिया है, एक तरह से बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक होता है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इन तीनों के तीनों डिजाइन को बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत डीप है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगी हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, उसके कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप के ऊपर हम क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा करते हैं, किस प्रकार से हमारे डेटा सोर्सेज होते हैं, ये सारा का सारा हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब होता है वो स्टडी करना जो कि पुराना एग्जिस्ट करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये रिसर्च करना चाहते हो कि वैदिक एजुकेशन कैसी होती थी। वैदिक एजुकेशन आप ये जानना चाहते हो कि जैनिज्म जब आया, जैनिज्म आई एम श्योर आपको पता है बुद्धिज्म से पहले आया था, जैनिज्म और बुद्धिस्ट टाइम के ऊपर एजुकेशन कैसे होती थी। ठीक है, आप ये भी जानना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल प्री इंडिपेंडेंस हमारे देश के अंदर एजुकेशन कैसे होती थी। तो ये सारा हिस्ट्री में आ गया। आप मराठा एम्पायर पढ़ रहे हो, मुगल एम्पायर पढ़ रहे हो, तो पुराना जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो वो हिस्टोरिकल के अंदर आता है। तो एक चीज याद रखना, हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन पहले या एक महीना पहले या एक साल पहले। हिस्ट्री का मतलब होता है थोड़ा आपने जो लॉन्ग गैप दिया है और आप पीछे की चीज जो है वो स्टडी कर रहे हो। मतलब आप एक साइंटिफिक मेथड लगा रहे हो, आप एक सिस्टमैटिक मेथड लगा रहे हो ये जानने के लिए कि पहले क्या होता था। ठीक है, अच्छा अब क्यों करते हो आप हिस्टोरिकल रिसर्च? जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि रिसर्च हमेशा एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है ना, सिस्टमैटिक होती है, लॉजिकल होती है। तो ऐसा क्या है पास्ट में, पास्ट को स्टडी करना क्यों जरूरी है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, बट मैं आपको बोलती हूँ कि एक सक्षम इंसान हो, बेशक किसी भी फील्ड का हो, हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप हिस्ट्री जानते हो आपको ये पता चलता है कि कौन सी चीजें अच्छी थी। तो जब आपको पता चलता है कौन सी चीजें अच्छी थी तो आप उनको फ्यूचर में अप्लाई करने की कोशिश करते हो, और कौन सी ऐसी चीजें थी जो अच्छी नहीं थी, जिन्होंने हमारे को खराब रिजल्ट्स दिए, और आप उनको अवॉइड करते हो करने से। ओके, तो पर्पस क्या होता है सबसे पहले हिस्टोरिकल रिसर्च का? एक क्लियर पर्सपेक्टिव होना पास्ट के बारे में। जैसे क्या बोलते हैं ना, एक सेइंग है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है ना, हिंदी में सेइंग। तो बस हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं ताकि हमें क्लैरिटी आए कि क्या हमारी हिस्ट्री थी, उसके अंदर क्या एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो क्या एजुकेशन सिस्टम में क्या फॉल्ट्स आ गए,
क्यों हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी के बारे में बात करती हूँ मैं, जनरली आपको बोलती हूँ कि जब ब्रिटिश टाइम्स आए, यू नो, आई वुड, लॉर्ड मैकोले जो थे उन्होंने बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम खराब करके रख दिया, और हमारे स्टूडेंट्स अभी भी उससे जूझ रहे हैं, हमारे टीचर्स अभी भी उससे जूझ रहे हैं। लेकिन उससे पहले पूरे देश के जो लोग थे वो हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, कितनी बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड में हम लोग फेमस थे। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी एनईपी 2020 में भी लिखा है कि ऐसा क्या था जो बहुत अच्छा था, लोग आते थे, और ऐसा क्या हो गया, ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया कि अब हम एक रोट लर्नर्स की तरह हम लोग बने। क्यों हमारे टेक्स्ट बुक्स के साथ खेला गया, क्यों क्यों हमें हिस्ट्री गलत बताई गई। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में आप अच्छा डिसीजन लेते हो। ठीक है, कभी सिचुएशंस आएंगी जो पुराने वाली है, आप रिलेट कर पाओगे, तो उस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट अवॉइड्स मेकिंग द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एजुकेशन का फंक्शन एनटीए यूजीसी नेट हमेशा पूछता है, हमेशा इन द सेंस बहुत रिपीटेडली पूछता है कि एजुकेशन का क्या पर्पस है। तो एजुकेशन का प्राइमरी पर्पस जो होता है, स्टूडेंट्स लिख लीजिए, वो होता है प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चर। प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चर ये एक एजुकेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें। अगर आप कल्चर के साथ जुड़े हैं तो आप इस वर्ल्ड के अंदर कॉन्फिडेंटली खड़े हो पाएंगे, नहीं तो हवा जहां बहती रहेगी वहां चलते रहेंगे, और बहने वाली चीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। याद रखना, जड़ों वाली चीजों की होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने कल्चर की आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको पता चलता है आपकी सोसाइटी ने क्या चैलेंजेस फेस किए, किस तरह प्रोग्रेस की, और ये जो है हमें पता चलता है कि पास्ट के एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि पास्ट के एजुकेशनल प्रैक्टिसेस किस तरह से होते थे, कौन से अच्छे थे आपको करना है और कौन से नहीं करने। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ना वो मेनली 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आती है बिब्लियोग्राफिक, उसके बाद आती है लीगल रिसर्च, फिर आती है स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और चौथी आती है आइडियोलॉजीज की स्टडी। तो बिब्लियोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? बिब्लियोग्राफिक रिसर्च का सिंपल मतलब होता है कि कुछ लोग थे, बिब्लियोग्राफी से वर्ड बिब्लियोग्राफिक रिसर्च, कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उन कामों को आप स्टडी करते हो। सिंपल। यहाँ पे कई कैरेक्टर्स, जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं हमारी हिस्ट्री के, उनकी लाइफ के बारे में आप स्टडी करते हो। उन्होंने वर्क्स, अगर उन्होंने किताबें लिखी है या उन्होंने कोई कार्य किया है उन लोगों ने, तो आप उसके बारे में स्टडी करते हो। तो ऐसी स्टडी को आप क्या बोलते हो? बिब्लियोग्राफिक रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर बिब्लियोग्राफिक रिसर्च के अंदर अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बोलूं, तो अगेन जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर आप ये पढ़ें कि कैसे उन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में वेस्ट में बात किया, एजुकेशन के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, ये फॉर एग्जांपल आप टैगोर जी के वर्क्स के ऊपर, है ना, टैगोर वर्क्स के ऊपर, टैगोर्स वर्क्स, इनके ऊपर रिसर्च करते हो। गांधी जी वर्क, इनके ऊपर रिसर्च करते हो, राइट। सावित्री भाई फूले हो गई, एटसेट्रा कि क्या क्या इन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन थे। नाम बहुत जरूरी है सावित्री भाई लिखने का, है ना। सावित्री बाई जी जो थी, उनके वर्क्स के ऊपर आप लिखते हो या काम करते हो, तो वो बिब्लियोग्राफी के अंदर आएगा। किसी को कोई डाउट रह गया है इसके अंदर? उसके बाद आती है लीगल रिसर्च। लीगल रिसर्च क्या होती है? लॉ सिस्टम कैसे था। तो जब आप हिस्ट्री की बात करते हो ना, तो अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री देखें, हम सिर्फ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल लीगल रिसर्च के बारे में बताऊं कि हमारे देश के अंदर पहले क्या लॉज होते थे, या हमारे प्रांत के अंदर किस तरह का लीगल सिस्टम होता था। आप सोचिए, जब राजा महाराजा होते थे, राम राज्य के बारे में हम बात करते हैं ना, राम राज्य, जब सबको जस्टिस मिलता था, सब खुश हैं, उसके बाद कैसा जो ब्रिटिशर्स आए तब लीगल सिस्टम हमारा कैसे बना, क्या हमारे लॉज की पालना होती थी, क्या नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप अभी भी पढ़ते हो ना, एजुकेशन कैसे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आया, पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 45A, आर्टिकल 21A, ये तो बहुत रीसेंट एग्जाम्पल्स हो गए, फिर भी हिस्ट्री का पार्ट है। जब आप ये सब पढ़ते हो, कैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन पहले सिर्फ और सिर्फ सेंटर के अंदर आता था, अब कैसे सेंटर और स्टेट के अंदर आते हैं, क्या रूल्स है, स्टेट किसको ध्यान रखेगा, सेंट्रल किस चीज का ध्यान रखेगा। तो यही अगर आप लीगल सिस्टम पुराना स्टडी करते हो कि उस टाइम पे हमारे लॉस क्या होते थे, क्या प्रिंसिपल्स होते थे,
है ना, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती थी, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट कैसे वर्क करती थी, टीचर्स के लिए क्या प्रिंसिपल्स लॉज होते थे, है ना। तो ये सब का सब किसके अंदर आता है, लीगल रिसर्च के अंदर आता है। अब आता है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। हिस्ट्री ऑफ आइडियाज का मतलब आइडियोलॉजी, फिलोसफीज कैसे बनी, किसके ऊपर आप करेंगे कि आपके हेम कर सकते हो। जैसे मैं तो बोलूंगी जैसे फेल के ऊपर क्यों ही करना, तो बढ़िया है। जैसे अगर करीना कपूर खान है, उन्होंने नाम लिख दिया तैमूर, है ना, तो लोगों ने बहुत ज्यादा अपना दिखाया कि भाई नाम रखना है तो अच्छा नाम रखो बच्चे का, है ना। तैमूर जैसी पर्सनालिटी जो आप अगर आप रिसर्च करोगे तो मतलब वैसे बन जाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों से आप देखें कि अगर उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया, आपके एजुकेशन आपके कल्चर को डिस्टर्ब किया, तो पढ़ लो ताकि आगे ऐसा कुछ ना करो। तो उनसे कुछ सीखना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि ऐसा क्या किया था कि उन्होंने वो फेलियर्स थे, उन्होंने क्या गड़बड़ की, और वो गड़बड़ आप ना करें। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा चीजें अच्छी हुई, बहुत ज्यादा चीजें बुरी हुई। मुगल्स हमारे देश में आए, हमने क्यों उनको आने दिया, क्वेश्चन मार्क। आगे ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमको स्टडी करना है। क्यों मुगल्स ने हमारे ऊपर आए, कैसे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर आए, स्टडी करना बहुत जरूरी है, ताकि जब ये फ्यूचर जिस तरफ जा रहा है तो वो चीजें ना हो। जिस तरह वेस्ट हम के ऊपर हमारे ऊपर हावी हो रहा है, इट्स नॉट अ गुड साइन, राइट। ये एक अलग थॉट प्रोसेस चली जाएगी। तो ठीक है, फेलियर्स को आप स्टडी करो, बट फेलियर स्टडी करना इज नॉट योर थिंग, इट इज कॉज एंड इफेक्ट। क्या कारण रहा, क्या उसका इफेक्ट था, वो ना होने देना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में आपको कह रही थी आइडियाज। आइडियाज मतलब फिलोसफीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पढ़ूं कि आइडियलिज्म की शुरुआत जो है वो कैसे हुई थी, तो मैं बात करती होती हूँ कि आप सब क्या बोलते हो, प्लाटो प्लाटो प्लाटो। मैं क्या बोलती हूँ, थेल्स और जेनोफथेन्स ने स्टार्ट किया था, बोलती हूँ मैं कि हाँ, नॉट टू रिपीट देयर मिस्टेक। वेरी गुड निखिल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आइडियलिज्म सब प्लाटो ने किया काम, और अगर मैं बोलती हूँ थेल्स ने स्टार्ट किया था, जेनोफथेन्स ने किया था, दिस इज आइडियलिज्म का स्टडी। जब आप स्टडी करते हैं सांख्या फिलोसफी कैसे बनी, सांख्या को सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी क्या कहते हैं, सांख्या के बीच में क्या क्या है, या आप वेदांत को पढ़ रहे हैं, है ना, या आप न्याय फिलोसफी को पढ़ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है, एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया, है ना, एसेंशियलिज्म हो गया, पेरेनियलिज्म हो गया, ये सब इसके अंदर आता है। चौथा आता है जब आप किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अभी नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारी NEP 2020 है, उसके अंदर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, नालंदा के बारे में मेंशन हुआ है ना, उदंतपुरी के बारे में मेंशन हुआ है। तो इन रिसर्चेस को करना, फॉर एग्जांपल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो कैसे इस्टेब्लिश हुई, कब उसका स्टोन रखा गया, एस्टैब्लिशिंग स्टोन, फाउंडेशन स्टोन रखा गया, क्यों वो इतनी सक्सेसफुल है। BHU इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यूनिवर्सिटीज, राइट। उसी प्रकार से अगर AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, कब उसका इनिशिएशन हुआ, किस तरह वर्क कर रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है कैंपस से, वो पहले लाहौर में थी, कब उसका एक कैंपस जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है होशियारपुर पंजाब में बना, फिर वो कैसे चंडीगढ़ के अंदर आए। तो whenever you are studying about institutions, right, why I'm giving you examples about only universities is because we are talking about historical research in perspective to education. Okay? उसी प्रकार से अगर आप कोई नॉर्मल हिस्टोरिकल रिसर्चर है, हिस्टोरियन है, उसको रिसर्च करनी है कि जैसलमेर राजस्थान के अंदर राजा कौन थे, कैसे किले हैं, वहां पे बिल्डिंग्स के ऊपर रिसर्च करनी है, वो उसका काम है। आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजी के ऊपर रिसर्च करेगा, बिल्डिंग्स के ऊपर रिसर्च करेगा, स्कल्पचर पेंटर्स जो होते हैं पुराने देखने के लिए पेंटिंग्स का, तो वो उनका काम है। तो वो भी इंस्टीट्यूशंस ही हैं। आप जाते हो ना, फोर्ट्स में जाते हो, किलों में जाते हो, पैलेसेस के अंदर जाते हो, तो जो हिस्टोरियन है वो वैसा पढ़ेगा। आप एजुकेशनल रिसर्चर हो तो आप एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। मुझे ये बताइए किसी को टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर कोई इशू है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, निखिल का लास्ट मैसेज है, निखिल की बात सभी मुझे बताएंगे। हाँ बिल्कुल, मॉन्यूमेंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलें, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, जब आप हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ते हो, तो आपको इतना पढ़ना आसान नहीं होता। सबसे पहले हिस्टोरिकल रिसर्च सब्जेक्टिव होगी, याद रखिएगा। हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर जो जनरली मेजरली जो डेटा होता है वो क्या होता है, मेजरली डेटा इज
क्वालिटेटिव। अब आप सेंचुरीज जब याद कर रहे हो, वो तो ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स में बताएंगे ना, 5th BCE, 5th BC, तो वो तो न्यूमेरिक आपको डेट्स याद करनी पड़ती हैं, इस सेंचुरी में ये हुआ, इस ईयर के अंदर ये हुआ, दैट्स अपार्ट, राइट। बट मेजरली आपके पास डेटा क्वालिटेटिव होता है। तो जब आप हिस्टोरिकल रिसर्च करें तो आपके पास दो प्रकार से डेटा आते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा और एक होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का मतलब हो गया है फर्स्ट विटनेस, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल जो निखिल है, निखिल रिसर्च करना चाहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर, है ना निखिल, सपोज। तो अब वो यूनिवर्सिटी के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल उनके पास बहुत रिसर्च पेपर्स भी होंगे, बहुत सारी थीसिस भी उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, बट ही रियली वांट्स टू गो एंड सी कि नालंदा यूनिवर्सिटी की साइट कैसी है, मॉन्यूमेंट जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह बच गए हैं, कितने एकड़ में कैंपस था, कौन से कितने गार्डन्स थे, कितने डिपार्टमेंट्स थे। तो अब निखिल क्या कर रहे हैं? निखिल जा रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में, वो खुद से देख रहा है कि उसे तो किताबों में पढ़ा है कि इतने एकड़ जमीन थी, इसमें ऐसे था वैसे था। सो ही इज गोइंग ऑन द साइट एंड ही इज चेकिंग इट, he is checking it on ground, he's there। so वो जो भी डेटा वहां पे उसको मिलेगा वो क्या होगा? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, ऑलराइट। उसी प्रकार से अगर कोई हिस्टोरियन है, आर्कियोलॉजिस्ट है तो वो स्टडी करना चाहता है कि बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स किस प्रकार से थे, तो वो किताबों पे ना सिर्फ जाके, रिसर्च पेपर्स पे ना जाके, वो जिस मॉन्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं, फोर्ट हो गया, कोई पैलेस हो गया, वो वहां पे जाके उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। कई स्कल्पचर्स होते हैं हिस्टोरियंस के अंदर, स्कल्पचर्स को देख के देख लेते हैं कितना पुराना है ये, है ना, किस प्रकार की मीनाकारी या जो भी होता था, डिजाइनिंग होती थी। तो अगर वो जाके वो बिल्डिंग्स को पढ़ते हैं, वो जाते हैं वहां पे पढ़ते हैं। आप देखोगे कभी अगर आप राजस्थान साइड में, तो मैंने बहुत देखा है, और महाराष्ट्र में भी बहुत देखा है कि साइट्स के ऊपर आप जनरली जब जाते हो आपको तो लगता है आप टूरिस्ट की तरह जा रहे हो, बट वहां पे हिस्टोरियन बैठे होते हैं जो पेंटर्स पुराने पेंटिंग्स को करते हैं, स्टडी करते हैं, इसमें मीनाकारी कैसे हुई या पेंटिंग कैसे हुई, वहां पे बैठे होते हैं। सो दे आर ऑल डूइंग व्हाट? दे आर डूइंग स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन and they are collecting primary data. They are doing what? They are collecting primary data. ठीक है everyone, have you understood? ठीक है। उसी प्रकार से जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने मराठा एम्पायर का, क्योंकि मैं मराठा एम्पायर को रियली बहुत पसंद करती हूँ। मराठों ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, है ना। शिवाजी द ग्रेट, इनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप मराठा एम्पायर के बारे में आप जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, क्या थे वो, इतने वीर क्यों थे, क्या कुछ हुआ, तो आप क्या करते हो? सपोज वहां पे फोर्ट्स में जाते हो, म्यूजियम्स में जाते हो, तो वहां पे आपको देखने में मिलेगा, वहां पे आप किस तरह के ड्रेसेस पहनते थे, किस तरह का रहना सहना होता था, वो स्टडी करते हो, किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल होते थे, राइट। अभी मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन छोड़ती हूँ कि 1-2 हफ्ते पहले ही हमने ब्रिटिश म्यूजियम से हम एक चीज लेके आए हैं जिससे कि हमारे किसी राजा ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को मारा था। अब आप मुझे बताओगे क्या है वो चीज, क्या हमारी गवर्नमेंट लेके आई है एक ऐसी चीज जिससे हमारे किसी किंग ने बहुत ज्यादा जिनको हम मानते हैं, उन्होंने एक ओपोनेंट जो है उसको उससे मारा था। अभी आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानना चाहते हो, उनके लाइफस्टाइल या उनके जो भी राज्य के बारे में, आप वहां पे फोर्ट्स पे जा रहे हो, म्यूजियम्स में जा रहे हो, आपके पास जो भी चीजें दिख रही हैं आपको, ड्रेसेस हो गए, वहां पे यूज किए हुए जो पॉटरी होती थी या किचन का सामान होता था, किस प्रकार के महल होते थे, आप वहां जा रहे हो, वो है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। ओके, यस मुसर्रत, वेरी गुड, इट वाज इनिशिएटेड बाय मराठास, ठीक है। तो अभी मैं बोलूंगी नहीं, अभी हमारा एक देश का कोना है, वहां पे ये ज्यादा होता है और हमारे देश के लिए वो एक थ्रेट है, मैं नहीं बोल सकती क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा सबको समझ में आया। उसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिब्लियोग्राफिक रिसर्च के अंदर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित किताबें जो उन्होंने खुद लिखी हैं, ठीक है, जैसे कर्मयोग, राजयोग हो गया,
वो आप पढ़ रहे हो, जो उन्होंने लिखी है ऑटोबायोग्राफीज, वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। अगर आप गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हो तो गांधी जी ने जो लेटर्स लिखी हुई है अगर वो किसी के पास है, या माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ उनकी ऑटोबायोग्राफी है वो। एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, उनके लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, उनके वर्क्स, उनके द्वारा रचित किताबें आप जो पढ़ते हो तो वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा के अंदर आएगा। तो सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या होता है, इट इज सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, इट इज व्हाट, सेकेंड हैंड नॉलेज कह देते हैं, इंफॉर्मेशन तो नहीं कहेंगे। तो अब ये सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल निखिल का एग्जाम्पल लेते हैं, निखिल नालंदा यूनिवर्सिटी गए थे ना, है ना, निखिल कहाँ पे हो, तो निखिल गए नालंदा यूनिवर्सिटी में प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्ट करने। अब ठीक है, कितना कलेक्ट कर लेगा, बहुत कुछ फाइंड आउट कर लिया, अच्छे से लिख लिया, लेकिन वो कुछ ऐसा भी पढ़ेगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी करेगा कि नहीं करेगा, बाकी उन्हें भी तो कुछ किया होगा अकेले, ये थोड़ी ना जो करने जा रहे हैं, करेक्ट। तो अब ये क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए शोध गंगा के ऊपर या फॉरेन की यूनिवर्सिटीज के ऊपर जहां पे ऐसी रिसर्चेस हुई हैं, उनके रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर थीसिस नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर ऑलरेडी रिसर्चेस की हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उनको पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सोर्स। डायरेक्ट नहीं है, किसी और ने काम किया है और ये उससे नॉलेज ले रहे हैं, वो गया सेकेंडरी सोर्स। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर आते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो जो उनकी द्वारा रचित डायरेक्टली किताबें हैं, जो गुरु भाइयों को चिट्ठियां लिखते थे, अगर आप वो लेटर्स जो है स्वामी विवेकानंद जी की पढ़ रहे हैं, वो प्राइमरी सोर्स है। यही अगर आप उनके बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रियंका मैम से, है ना, प्रियंका मैम की किताब से, या आप गेन करो रिसर्च पेपर्स पढ़ के, आर्टिकल्स पढ़ के, या थीसिस पढ़ के, तो वो सारा का सारा सेकेंडरी में आ जाएगा। सेकेंडरी में बायोग्राफीज, फॉर एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर किसी ने रिसर्च पेपर लिखा है, या उनके ऊपर किसी ने कोई टिप्पणी की है, बहुत अच्छी टिप्पणी की है, बहुत एजुकेशनिस्ट उनके साथ रहे हुए हैं, है ना, उनके साथ वार्तालाप हुआ है, उनके साथ काम किया है, आप उनकी उनसे बातचीत करते हो। अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम जी, क्योंकि अभी हाल ही में है, तो मतलब इन द सेंस की हम लाइक वी हैव सीन हिम इन आवर लिविंग ईयर्स, करेक्ट। तो अगर आप उनके बारे में रिसर्च कर रहे हो तो उनकी डायरेक्टली क्या हुआ जो काम है वो आपका प्राइमरी सोर्स हो गया। अभी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके साथ ऑलरेडी काम किया हुआ है, अगर आप उनसे बात करते हो कि अच्छा वो कैसे थे, कैसे रहते थे, उनके विचार कैसे थे, तो वो जो लोग उनकी फैमिली है या जो उनके फ्रेंड्स या कलीग्स थे, जब वो आपको बताते हैं तो वो आपके लिए क्या होगा, सेकेंडरी हैंड इंफॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होगा। अभी किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, हाँ, डॉक्यूमेंट्रीज, बायोग्राफीज, इंसाइक्लोपीडियाज, ये सब के सब जो है वो सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। Come on, very quickly tell me, do you have any doubt in primary source and secondary source of data? जैसे प्राइमरी सोर्स के अंदर जैसे पुरानी करेंसी नहीं होती थी, मोटे मोटे कॉइन्स होते थे, अगर आप आरबीआई म्यूजियम में भी जाओ बॉम्बे में तो आपको वो भी मिलता है देखने में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पक्का सबको क्लियर है, धीरे 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 क्लैरिटी बढ़ानी है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अब क्या है, अब हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर दो और चीजें होती हैं। डेटा तुमने कलेक्ट कर लिया, प्राइमरी डेटा भी मेहनत से कर लिया, सेकेंडरी भी कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है, क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा होता है। वो क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा क्या है तो सुनो। अब आप करना चाहते हो हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, कई जो बहुत हिस्टोरियंस होते हैं ना, जिनको फंडिंग भी होती है, मिली होती है, या फिर जो लोग जनरली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो पुराने कॉइन्स कैसे, आपको वो कौन सा शो है, मुझे स्टूडेंट ने नाम भी बताया था लास्ट क्लास के अंदर जब मैंने हिस्टोरिकल रिसर्च कराई थी, मैं भूल जाती हूँ। एक इंग्लिश प्रोग्राम भी आता है, एक इंग्लिश सीरियल तो नहीं कहेंगे, एक तरह से कौन बताएगा मुझे, जहां पे जो पुरानी चीजें होती, विंटेज जो होती है, उनको हाई रेट्स के ऊपर बेचा जाता है। क्या है उसका, मुझे पुराना स्टूडेंट का तो पता है, आप में से मैं हमेशा भूल जाती हूँ उसका। एक प्रोग्राम है, इंग्लिश प्रोग्राम है, एपिसोड्स आते हैं उसके, बहुत सालों से आ रहे हैं, जहां पे बताया जाता है कि जो विंटेज होते हैं, विंटेज पेंटिंग्स, विंटेज कॉइन्स, विंटेज सामान जो है वो बहुत ज्यादा हाई लोग जो है वो हाई रेट के ऊपर खरीदते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो वाकई में जेन्युइन है या नहीं है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा क्या है, मतलब ये कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्ट किया, वो क्या वाकई में, या प्राइमरी सोर्स भी किया, आपके हिसाब से वो प्राइमरी सोर्स था, लेकिन सेकेंडरी सोर्स भी था, क्या वो जेन्युइन है या वो जेन्युइन नहीं है। डिस्कवरी पे नहीं, पता नहीं किसी और पे आता था, आप चेक कर सकते हो, नाम बोलोगे तो मैं बता दूंगी बाद में, लेकिन अगर अभी याद आ सकता है तो बता सकते हो।
तो क्रिटिसिज्म के अंदर क्या है, नोट मिलता है, कभी कभी दुकानदारों को देखा है कैश पेमेंट अगर आप करते हो तो ज्यादा कैश, वो एक एक नोट ऐसे ऐसे करके देखता है कि नहीं, वो क्या कर रहा है, वो क्रिटिसिज्म कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, जो तुमने पैसे उसको दिए वो नोट चेक कर रहा है कि क्या ये वाकई में सही नोट है ना, ये तो नहीं ठग के जा रहा है। तो सेम यहाँ पे चेक किया जाता है, ठगी वो चेक किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि मुझे किसी ने गलत सामान दे दिया है या कोई चीज मैं देखा है, कोई चीज मुझे मिल गई है जिस जो बोला जा रहा है, लोगों ने बोला कि हाँ ये उनके द्वारा रचित है, बट एक्चुअली में नहीं है ना। हाँ, पॉन पॉन PAWN करके था, यस, पॉन शो था आई थिंक, है ना मिसबा, वेरी गुड, यस यस, PAWN करके कोई शो था, बिल्कुल उसके अंदर था, आई थिंक पॉन स्टार्स या पॉन क्या था, आई डोंट नो, बट PAWN से ही था, स्टोर था आई थिंक, बाकी मुझे पता नहीं, वो चेक करके बताएंगे, राइट। तो जैसे नोट्स चेक करते हैं 2000 वाले, 500 वाले, तो बस वही है क्रिटिसिज्म। इसके अंदर आप ये चेक करते हो कि आप हिस्टोरियन हो, आप गए वहां पे, आपने कुछ आपको पसंद आया पुराना और वो आपको हाई रेट के ऊपर बेच रहा है कि भाई ये ले लो, है ना, या आप किसी म्यूजियम में चले गए, आपने वहां पे कोई चीज ले ली या देख ली, आपको बताया जा रहा है कि ये जेन्युइन है। या अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बोले तो उनके लेटर्स बहुत हैं, वो जो लिखते थे राजाओं को, महाराजाओं को, ब्रिटिशर्स को, गुरु भाइयों को, तो अगर आपको कोई ये बोल दे कि भाई ये उनके द्वारा लिखी है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, उनकी जो स्पीच है जो उन्होंने शिकागो में दी, सुना है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उनकी शुरुआत थी। तो उनके जो आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर कि ये पूरा का पूरा जो स्पीच है वो आपको यूट्यूब पे मिलेगी कि ये स्वामी विवेकानंद जी की आवाज है, वो नहीं है, वो किसी ने कॉपी किया है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा दिखाया जा रहा है बट वो प्राइमरी सोर्स नहीं है। अभी हाल ही में आई थिंक नॉट इन इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो दिखाई गई और नीचे लिखा हुआ था स्वामी विवेकानंद जी वीडियो इन पता नहीं कहाँ पे, और वो थे परमहंस योगानंद जी, राइट। और कोई जो रिसर्चर जो ज्यादा सोचता नहीं है, जिसके पास रिसर्च की इतनी वो तलब नहीं है, उसको बस करना है, तो वो इन्हीं चीजों को सही मान जाएगा। जो उनकी आप देखिएगा, यू ऑल्सो हर्ड दिस ना, वो रियल नहीं है, वो मैन्युपुलेटेड है, बोला तो उन्होंने सेम था लेकिन वो जो वॉइस है वो उनकी नहीं है, करेक्ट। तो क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ये होता है कि आप ये देखते हो कि मैंने जो कलेक्ट किया वो वाकई में सही है। अगर मैंने लेटर्स स्वामी विवेकानंद जी की कलेक्ट किए हैं तो क्या वो लेटर्स वाकई में उन्हीं द्वारा लिखी गई हैं? क्या अगर मैंने मराठा एम्पायर के ऊपर रिसर्च करनी थी तो मुझे कुछ चीजें मिली, कॉइन्स मिली, फॉर एग्जाम्पल वेपन्स जो थे उस टाइम पे, आपको डिस्क्राइब करना है, क्या वो वाकई में जेन्युइन है? ऐसा तो नहीं कि किसी ने चूना लगा दिया, है ना, किसी ने ऐसे बेवकूफ बना दिया, किसी ने ठग लिया। तो यहाँ पे आप जेन्युइननेस चेक करते हो, आप ठगना वर्ड मत यूज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप ये करते हो कि अगर आपको वाकई में किसी ने हेल्प भी किया है फिर भी आप उस डेटा को चेक करोगे कि क्या वो वाकई में जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। क्यों मैं इसके ऊपर जोर दे रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन आता है और इसके ऊपर स्टूडेंट्स फंसते हैं। तो जेन्युइननेस चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? इंटरनल क्रिटिसिज्म का मतलब होता है एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। एंड वैलिडिटी, मैं वैलिडिटी वर्ड यूज कर रही हूं और ये लिखा रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप आगे जाके इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और एनटीएस का पूरा फायदा उठा के आपको कंफ्यूज भी करता है। अब ये इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या है? इंटरनल क्रिटिसिज्म का मतलब है तुमने खूब सारा जब भी आप हिस्ट्री के बारे में सर्च करना चाहते हो तो आप एक चीज सर्च करने जाते हो, आपको 100 चीजें मिलती है, ठीक है। तो आपने चेक कर लिया कि जो भी आपने कलेक्ट किया वो सही है, ऑथेंटिक है, लेकिन अब है हमको चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट, हमको बिल्कुल स्पेसिफिक चीज चाहिए। अगर आप मराठा एम्पायर के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो आपको बहुत चीजें मिलेंगे, राइट। बट सपोज आपको यही जानना है कि उस टाइम पे करेंसी कैसे होती थी, करेंसी कैसे होती थी, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ करेंसी रिलेटेड डेटा ही लोगे। आर यू गेटिंग इट? ओरिजिनलिटी वुड बी दिस, वैलिडिटी वुड बी दिस। तो आपने खूब सारा डेटा कलेक्ट किया, सपोज आप सिर्फ और सिर्फ उनके मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो आपको वो एक्स्ट्रा डेटा हटाना पड़ेगा, आपको सिर्फ करेंसी बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी पड़ेगी। या आप मराठा एम्पायर पे ये देखना चाहते हो किस तरह के वेपन्स यूज करते थे, किस तरह की उनकी आर्टिलरी होती थी, आर्टिलरी समझते हैं, तोप गोले, ऑल ऑफ दैट, गन्स एंड ऑल ऑफ दैट, वेपनरी,
अगर आप वेपनरी के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, किस तरह के उनका मिलिट्री वॉरफेयर होता था, तो आपको कितना कुछ डेटा मिलेगा। आपको वहां पे कपड़े किस तरह के होते थे, किस तरह से रहना सहना होता था, वो सब आपके पास डेटा कलेक्टेड हुआ है। लेकिन आपको उसका नहीं लेना देना, आपको सिर्फ और सिर्फ उनके वॉरफेयर से ही डेटा अपने थीसिस में डालना होगा, अपने रिसर्च में डालना होगा। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार थे एजुकेशन को लेके, तो जब आप उनकी किताबें खोल के देखते हो या आप उनके लेटर्स जो उन्होंने लिखे हुए वो ऑथेंटिक सोर्स हैं आपके पास, लेकिन उन्होंने सोशल इश्यूज के बारे में बहुत कुछ लिखा होगा, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में लिखा होगा, वेस्टर्नाइजेशन के बारे में लिखा होगा, इंडियन कल्चर के बारे में लिखा होगा, लेकिन आपको उसमें से सिफ्ट करना है सिर्फ वही जो उन्होंने एजुकेशन के प्रति जो है वो लिखा था। क्रिटिसिज्म रिलेटेड नेट जून में क्वेश्चन आया था। निखिल, ये जब से नेट स्टार्ट हुआ ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, पर्सनालिटीज आपके सिलेबस से रिमूव कर दी जाती है। मैं हमेशा बोलती हूँ हिस्ट्री को कभी मिटाया नहीं जा सकता, और ये बेसिक्स हैं, इनके बिना रिसर्च होती नहीं है। तो ये टॉपिक तो जिंदगी भर रहेगा ही रहेगा, आप कल को पढ़ाओगे तो भी आप यही पढ़ा रहे होगे, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स कभी हटते नहीं है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एक्सटर्नल मतलब चेक करना ऑथेंटिक है या नहीं, वो ऑथेंटिक कलेक्ट कर लिया, लेकिन इंटरनल मतलब मुझे सिर्फ वही डेटा शिफ्ट करना है जो मेरे लिए जरूरी है। एजुकेशनल फिलॉसफी चाहिए तो मेरे को सोशियोलॉजिकल फिलॉसफी इनसे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एजुकेशन से मतलब है, मैं वही डेटा जो है वो लूंगी। तो वैलिडिटी और एक्यूरेसी इसके वर्ड्स है। आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ा है। किसी को कोई भी डाउट है, रिसर्च डिजाइन कितने टाइप्स के होते हैं, रिसर्च डिजाइन में इंक्लूडेड क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च के टाइप्स, हिस्टोरिकल रिसर्च के किस प्रकार के डेटा होते हैं, डेटा को किस तरह क्रिटिसाइज हम करते हैं, ये आपके स्टेप्स है। अगर आप चाहते हो कि ठीक है कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास यानी कि कल हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टाइप्स। तो ये वाली जो क्लास है ये थोड़ी और ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है। तो आज की क्लास तो इतनी ही थी, ठीक है, आज वाली क्लास में इतना ही है। कल वाली क्लास इससे 3 गुना ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग होने वाली है। यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज टू अवॉइड ऑथर बायसनेस, कांट से, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके अंदर ट्रायंगुलेशन आ जाता है अर्शद, उसमें वो मेथड जो होता है वो ट्रायंगुलेशन आ जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और हिस्टोरिकल रिसर्च को लेके कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि कौन से स्टेप पे क्या करना है, ऑल ऑफ दैट। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Which of the following type of research focuses on amending the prevailing situations? Net PYQs. एक्शन रिसर्च पक्का। ऐसी कौन सी रिसर्च है जो कोई प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने का या उसका सॉल्यूशन ढूंढने का, तो इसका आंसर क्या होगा, पक्का एक्शन रिसर्च ही होगा ना। वेरी गुड ओके, let me give a poll on this question. There we go. Okay, let's start. Which of the following is a source of secondary data in research? Net PYQ. तो ये मैंने आपको YT क्लास में भी करवाया था। ये लीजिए, गार्गी क्या हो गया है, ये क्वेश्चन अभी हमने लास्ट क्लास में करवाया था। क्या कर रहे हो आप? वेरी गुड। बच्चे आपको पता है रिलिक्स क्या होता है? रिमेन्स। जैसे मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी पे रिसर्च करना चाहते हो, वहां पे साइट पे पहुंच जाओ, वहां पे जो चीजें पड़ी है रिलिक्स है। अगर आप किसी म्यूजियम में जा रहे हो, किसी फोर्ट में जा रहे हो, किसी किले में जा रहे हो, वहां पे जो चीजें हैं वो रेलिक्स हैं। वो तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है। इट इज व्हाट, इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। ओके, प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड्स, आप डायरेक्टली स्टडी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टडी कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टूडेंट्स किस तरह पढ़ते हैं, कितना उनको समझ आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस बेसिस के ऊपर आई कैन प्रिडिक्ट समथिंग।
related to us, I would say include me also, primary. It is what? It is primary, right? तो यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स पूछा गया है, करेक्ट? तो नॉवल रिटन इन द पास्ट बाय समवन, नॉवल क्या होता है? फिक्शन। नॉवल का मतलब हो गया फिक्शन। अब ये भी मैंने पूरा समझाया हुआ है आपको, बाय समवन, किसी ने लिखा है, बट समवन वो पर्सन ही है ना, वो किताब उसी की ही है, वो किसी और की। तो एकदम जब हम देखते हैं ना, तो नॉवल मतलब सेकेंडरी सोर्स है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सेकेंडरी सोर्स हो सकता है। लेकिन साथ ही में जो यूजीसी नेट ने आंसर दिया था सबसे पहले, ये भी है, लेट मी टेल यू, ये भी है सेकेंडरी सोर्स। डिबेटेबल क्वेश्चन, तो मैं करवा रही हूँ। रजिस्टर्ड डीड, रजिस्टर्ड डीड मतलब मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि पुराने टाइम के अंदर या अभी भी फॉर एग्जाम्पल कोई चीज होती है, राइट, तो गवर्नमेंट रजिस्टर्स के अंदर उसको रिकॉर्ड कराना पड़ता है। जैसे पुराने टाइम में जब कोई पैदा होता था तो उसका नामकरण कौन सी डेट पे वो पैदा हुआ, तो बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, वहां पे लिखना पड़ता था। या राजा महाराजाओं के टाइम पे कुछ इवेंट होता था तो उसको हम लिखते थे, करेक्ट, उसको लिखा जाता था। अब इवेंट हुआ, उसके बारे में किसी ने, हो सकता है अपने ढंग से लिखवाया हो सकता है किसी ने डायरेक्ट जो हुआ है वो लिखवाया हो। तो ये यूजीसी नेट ने सबसे पहले आंसर दिया था, रजिस्टर्ड डीड्स। फॉर मी इट कुड बी अ प्राइमरी सोर्स, बट फॉर यूजीसी नेट दिस इज अ सेकेंडरी सोर्स, की कुछ इवेंट हुआ, कोई सेकेंड पर्सन बीच में आया, उसने उस बारे में गवर्नमेंट रजिस्टर्स के अंदर लिखवाया, तो सेकेंडरी। या इन द लास्ट क्लास आई डिड दिस, ओके। और नॉवल तो झूठ है, लेकिन वो जो झूठ है वो किसी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत, ये जो ऑप्शन नंबर सी एनटीए ने दिया था आंसर, बट मेरे हिसाब से मैं आपको लिख के क्लियरली बता रही हूँ, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एनटीए ने सी आंसर दिया था। चलिए, द पर्पस ऑफ डैश रिसर्च इज इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट और प्रोसेस टेस्टिंग ऑफ theoretical concepts in actual problem situation. The purpose of dash research is improving a product or process testing of theoretical concepts in actual problem situations. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लिख तो दिया प्रोदित्ता, और कितना स्कोप है? नया पोल देंगे, अब लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, अप्लाइड रिसर्च, वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सॉल्यूशन, हम इम्प्रूविंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, कोई चीज इम्प्रूविंग कर रहे हैं। और यहाँ पे एक कीवर्ड था टेस्टिंग, वेरीफाइंग, कोई प्रिंसिपल है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल प्रॉब्लम सिचुएशंस, यानी कि जो मैंने आपको क्या बोला था, रियल लाइफ सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको तीन तीन की फ्रेजेस जो है वो मिल गई हैं। सबसे पहले इम्प्रूविंग, सॉल्यूशन नहीं, टेस्टिंग, वेरीफाइंग, और साथ में एक्चुअल प्रॉब्लम सिचुएशन, यानी कि फील, ये रियल लाइफ। तो ये किसके अंदर होगा? अप्लाइड के अंदर होगा। एवरीबॉडी, आर वी गुड? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? देयर वी गो। द बेस्ट मेथड ऑफ डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इज, इसका आंसर देखें कितने बच्चों ने सही दिया था, पुराने का बी था, 100%, कमाल है। चलो इसको करो। द बेस्ट मेथड ऑफ डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इज व्हाट? चलो चलो, ये मैंने तुम लोगों को समझाया हुआ है, ये भी नेट का ही पीवाईक्यू है, पहली क्लास में बताया था मैंने। हुमा, पक्का ये आंसर है? वेरी गुड गार्गी, शुक्र है गार्गी ने और तनुश्री ने सही आंसर दिया, विजय लक्ष्मी ने सही आंसर दिया, क्योंकि बाकी तो सोए रहते है ना। जब मैं पढ़ा रही थी 43% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, मतलब ये कि तुम तो सोए रहते हो क्लास के अंदर। मैं कितनी बारी बोलती हूँ कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ फोकस किया करो, दिमाग के घोड़े मत घुमाया करो इधर उधर। पहली क्लास में आपको मैंने क्या बताया था कि मेरे वो स्टूडेंट्स ऑपरेशनल डेफिनेशन समझ, लोग रिसर्च करवा देते हैं और बच्चों को ये नहीं पता होता ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है।
पीएचडी गाइड्स रिसर्च करवा देते हैं, बच्चे को ये नहीं पता होता ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन किसने बताया? कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन। हाँ, रिसर्च वेरिएबल्स को, मैंने कम्युनिकेशन स्किल का एग्जांपल नहीं दिया था कि हो सकता है जो गार्गी हैं वो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर रिसर्च करना चाहें जिसमें वो सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर करना चाहती हैं, तो वो लिखेंगे कि मेरे को कम्युनिकेशन स्किल में सिर्फ स्पीकिंग स्किल के ऊपर करनी है, स्पीकिंग में भी सिर्फ वोकैबुलरी पे करनी है। वहीं पे शुभाश्री बोलती है हाँ मुझे भी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर करनी है, लेकिन मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स में रीडिंग स्किल्स भी करना है, स्पीकिंग स्किल्स भी करना है। रीडिंग के अंदर मुझे एक्सटर्नल ओवरटली रीडिंग करनी है, स्पीकिंग के अंदर मुझे फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन देखनी है, तो उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है। ये किसने करवाया तुमको लॉजिकल ये? देखो ऐसे ऐसे पेपर क्लियर नहीं होते, तुमको बुरी बात लग जाएगी मेरी, बट अगर ऐसी गलतियां करोगे कि 46% बच्चे सही कर रहे हैं इसको और मैक्सिमम एक के पीछे एक ए लगा रहे हो, तो ये गड़बड़ है। पहली क्लास में ही मैंने आपको ये फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही करवाया था। इलैबोरेट फॉर्म ऑफ रिसर्च टाइटल इज व्हाट? ये भी मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। ऑपरेशनल रिसर्च नहीं धारणी, ऑपरेशनल डेफिनेशन। एग्जैक्टली मनीषा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड तनुश्री। अब सब डर के मारे आंसर नहीं दे रहे, ये तनुश्री के अंदर ही होता है, और मैंने देखा है जैस्मिन होती है, जैस्मिन हुमा ये कुछ हैं जो इनको कॉन्फिडेंस होता है, इतना मैंने देखा है। जब कोई नहीं देता डर के मारे तो फिर ये लोग आगे आते हैं ना। सही बोल रही हूं मैं? जैस्मिन सही बोल रही हूँ? सुभाश्री, तनुश्री, पक्का? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टाइटल, इसको क्या क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं, रिसर्च टॉपिक बोलते हैं। ओके, लेट्स कम टू द ओके। हाँ, ये गलती से हो गया, ठीक है। आपका होमवर्क तो यही है कि आपको इसको जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, प्लीज इसको रिवाइज करिए, हिस्टोरिकल रिसर्च को। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को सभी यूनिट साथ साथ लेके चलनी है। हिस्ट्री का तो मैंने आपको लास्ट जून और दिसंबर के जो भी क्वेश्चंस थे मैंने करवाए थे, राइट? करवाए थे हमने दिसंबर और जून 2023 और दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस करवाए थे। आज शाम को टुडे 5 PM यूट्यूब पे मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ यूनिट नंबर 9, जो है यूनिट 9 के वो क्वेश्चन जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट आपको डिफिकल्ट यूनिट लगती है, जून 2023, दिसंबर 2023 और जून 2024, ये जो क्वेश्चन, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूनिट नंबर 9 से। और ये जो सेशंस में लेके आ रही हूँ इसका जो रीजन है वो यही है ताकि आप सब प्रिपेयर्ड रहें, नए स्टूडेंट्स भी प्रिपेयर्ड रहें कि इसमें से इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ऑल राइट, परफेक्ट। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, शाम को मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय।